Good morning, students and my dear friends. Today is 8th of August 2022, Monday. Motivation of the day is success is the sum of small efforts repeated day in and day out. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे और आज की न्यूज़ एनालिसिस में हम अगस्त 6 से रिलेटेड एक न्यूज़ भी कवर करेंगे जो कि रीसेंट आरबीआई के डिसीजन से रिलेटेड है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हम आज के एनालिसिस में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम अदर न्यूज़ सेक्शंस में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल, फिनमेन रेजेस कंसर्न ऑन टैक्स सॉप्स अंडर देश बिल। We all know about the Desh Bill. The full form of Desh Bill is Development Enterprise Services Hub Bill 2022. Number of times in news analysis we have discussed about this Desh Bill. So Government of India is likely to introduce this Desh Bill in the upcoming monsoon session of the Parliament, or we may call it current monsoon session of the Parliament. And through this bill, the government is seeking to go beyond the export-oriented manufacturing and focus on the broad-based parameters such as boosting additional economic activities, generating employment, and integrating various industrial hubs. So basically, जो export और hubs हैं, service hubs हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, इनको डेवलपमेंट हब्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इट मीन्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली SEZ को टारगेट करता है ये देश बिल। बट इट इज़ अनलाइक द SEZ इकोसिस्टम, गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू क्रिएट द डेवलपमेंटल हब्स, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही लिमिट नहीं होगा, बट दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंटल हब विल ऑल्सो कैटर द नीड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एज वेल. And as per the proposed taxation system, the custom duty would only be paid on the input use, not the expensive final goods. Apart from it, this particular bill is also seeking to integrate a lot of the existing industrial states, industrial hubs such as textile, food parks, and integrating all of them by converting them into a developmental hub. तो ये बेसिक फोकस है इस देश बिल का। तो इस देश बिल में डेफिनेटली बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स रीबेट प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनीज़ को जो कि इन्वेस्ट करेंगी इस डेवलपमेंटल हब में। उसी को लेकर के फिनेंस डिपार्टमेंट या फिनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कंसर्न रेज किए हैं। क्या की पॉइंट है, क्या की कंसर्न है फिनेंस मिनिस्ट्री का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का? बेसिकली इनका कंसर्न जो लॉ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, दैट ऑफर्स सम डायरेक्ट टैक्स कंसेशन टू कंपनीज सेटिंग अप देयर यूनिट्स इनटू दीज हब्स। तो कंपनीज़ को जो कंसेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, उसके टैक्स स्लैब्स को लेकर के फिनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कुछ कंसर्न रेज किए हैं। क्या ऑफ़र किया जा रहा है इस देश बिल में? इस देश बिल के तहत जो गवर्नमेंट है वो ये प्रपोज कर रही है कि जितनी भी कंपनीज़ जो हैं वो इन डेवलपमेंटल हब्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने सर्विस यूनिट स्टैब्लिश करेंगी, उनको कंसेशनरी रेट पर अब सभी को अब केवल और केवल 15% कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाए, चाहे वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो। आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ब्राउन फील्ड जो यूनिट्स हैं उन पर भी 15% कॉर्पोरेट टैक्स ऑफर किया जा रहा है, और जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ऑल ग्रीन फील्ड यूनिट्स इनटू दीज डेवलपमेंटल हब्स अंडर द सेक्शन 115 BAB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट will be levied by 15% कॉर्पोरेट टैक्स ओनली। और इसी को लेकर के फिनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इतने कंसेशनरी रेट पर कंपनीज़ को अगर कॉर्पोरेट टैक्स लेवी किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, दैट मे लीड्स टू द रेवेन्यू लॉस फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फिनेंस मिनिस्ट्री। और फिनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इतना ह्यूज अमाउंट का कंसेशन अगर ऑफर किया जाएगा कंपनीज़ को, तो जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी, जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं, दे मे ऑल्सो सीक सच ब्रीदर फॉर देयर स्कीम्स, and that may leads to the huge revenue loss for the department as well as the ministry. तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि सारे जो कंपनी, सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको 15% का ब्रीदर है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स ना ऑफर किया जाए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लगा दिया जैसे कुछ ही कंपनीज को 15% कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल हो। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अपनी साइड से कोई ऑथराइज्ड
स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट जो पीपल अवेयर है मैटर में उनका ये कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फिलहाल के लिए जो 15% का कॉर्पोरेट टैक्स ऑफर किया जा रहा है इनटू दिस डेवलपमेंटल हब उनके अगेंस्ट है। सो लेट्स सी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न है, उसको कैसे ओवरकम करती है गवर्नमेंट। सो दीज आर द की पॉइंट्स। इस मानसून सेशन में प्रॉबेबली कहा जा रहा है कि इस देश बिल को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आईटी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस भी लाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिल एज वेल एज द डेवलपमेंटल हब्स। अब देख लेते हैं इसके साथ एक और न्यूज़ जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है बिजनेस स्टैंडर्ड के। कॉमर्स डिपार्टमेंट रीकास्ट टू ब्रिंग मोर फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग। क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट रीकास्ट टू ब्रिंग मोर फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग। हम सभी जानते हैं अभी करंटली इंडिया और कुछ टाइम से इंडिया जो है वो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारे ट्रेड डील को नेगोशिएट कर रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में। कुछ कंट्रीज़ के साथ में हमने ट्रेड डील साइन भी किए हैं, जैसे कि UAE और रिसेंटली UK, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के ट्रेड डील पर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इसी नेगोशिएशन को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टॉक्स हैं, इनको ज़्यादा फोकस देने के लिए, ज़्यादा एम्फोसिस देने के लिए, पॉलिसी मेकिंग को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग करी है। ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के आर्म्स थे और डिपार्टमेंट्स के पार्ट थे उनको सेग्रीगेट कर लिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ और पावर्स को भी मॉडिफाई किया है इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेटर फोकस ऑन ऑन गोइंग टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड डील्स। जैसे कि DGFT, अगर हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो DGFT जो है, DGFT से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने की जो पावर्स थी वो ले ली गई है। इट मीन्स नाउ DGFT विल ओनली फंक्शन एज अ रेगुलेटरी एंड प्रमोशन बॉडी ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसी तरीके से जो ट्रेड पॉलिसी डिवीजन है उसको ट्रेड नेगोशिएशन विंग बाइलैटरल, ट्रेड नेगोशिएशन विंग मल्टीलैटरल, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और दोनों को ही एडिशनल जो सेक्रेटरीज हैं वो डिपार्टमेंट के हेड करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे और भी रीस्ट्रक्चरिंग करी गई, बहुत सारे और भी चेंज लाए गए हैं जस्ट टू फैसिलिटेट द फ्री ट्रेड नेगोशिएशन, जस्ट टू फोकस मोर ऑन पॉलिसी मेकिंग रादर देन only administrative work. And mind it student, this move is very significant, very important at a time when India is negotiating lot of FTAs with different countries, UK, EU, Canada, Australia। हम कई बार कवर भी कर चुके हैं सारे नेगोशिएशन को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं, पार्ट्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें और पॉलिसी मेकिंग पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ सैटरडे न्यूज़पेपर, यानी अगस्त 6 का जो न्यूज़पेपर है उसके पेज नंबर 1 पर ये न्यूज़ दी हुई है। दैट इज़ द न्यूज़ रिलेटेड टू RBI's पॉलिसी डिसीजंस और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो कि RBI की MPC मीटिंग में होना था। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। RBI स्टेज हॉकिश इन फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि पॉलिसी रेट में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, तो जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC कमेटी है, उसने फाइनली फ्राइडे को 50 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा करके रेपो रेट को 5.4 कर दिया, जस्ट टू टैकल द इन्फ्लेशन दैट इज शूटिंग द पॉइंट ऑफ 7% इन इंडिया। तो ये जो डिसीजन लिया गया है पॉलिसी रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करने का, दिस वाज द यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन मीन्स जो 6 मेंबर्स हैं उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इस बार पॉलिसी रेपो रेट को 50% या 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया जाए। तो एक यूनानिमस डिसीजन देखने को मिला, मतलब सारे मेंबर एग्री थे इस डिसीजन पर कि पॉलिसी रेट को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया जाए। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था उसके अकॉर्डिंग 30 से 50% का इंक्रीज़ देखने को
मिलेगा पॉलिसी रेट में। तो वही आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया। और बेसिकली जो आरबीआई का फोकस है दैट इज़ ऑन विदड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द आईएमएफ। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये न्यूज़ भी कवर करी थी जहाँ पर आईएमएफ ने इंडिया को रिकमेंड किया था कि जो इकोनॉमिक और फिजिकल स्टिमुलस गवर्नमेंट ने पैंडमिक के ड्यूरेशन में प्रोवाइड किया था, नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर विदड्रॉल ऑफ दैट स्टिमुलस। तो फाइनली आरबीआई भी अब जो एकोमोडेटिव स्टांस लिए हुए थी लिबरल या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको अब धीरे धीरे आरबीआई विदड्रॉ कर रही है जस्ट टू टैकल द इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस डिसीजन के बाद जो होम लोन है, जैसे कि अगर सबसे बड़े लेंडर की बात करें इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो होम लोन है वो 8% का इंटरेस्ट रेट क्रॉस कर जाएगा। इसी तरीके से जो अदर होम लोन लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.55% मोस्ट ऑफ द लेंडर्स के लिए हो जाएंगे। तो होम लोन डेफिनेटली इंक्रीज करेगा जिसका इम्पैक्ट रियल स्टेट पर विजिबल होगा क्लियरली। और रियल स्टेट पर ही नहीं, बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट हैं उस पर क्लियरली आरबीआई के इस डिसीजन का इम्पैक्ट विजिबल होगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो आरबीआई का इंस्टांस है ये रेट हाइक का, ये अभी आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। तो बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, शेयर मार्केट, रियल स्टेट, कमोडिटी मार्केट, सब पर इस पर्टिकुलर आरबीआई के डिसीजन का इम्पैक्ट विजिबल होने भी लगा है। अगर गवर्नमेंट के 10 ईयर्स के बॉन्ड की बात करें तो विच फेल 17 बेसिस पॉइंट इन द पास्ट 4 days एंडेड 14 बेसिस पॉइंट हायर, close to 7.30% after this decision of repo rate hike by RBI. तो अभी ओवरऑल आरबीआई का जो कंसर्न है दैट इज़ टू कंट्रोल द सीपीआई इन्फ्लेशन और टू मेक द सीपीआई इन्फ्लेशन अंडर द एक्सेप्टेबल और सस्टेनेबल लिमिट। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आरबीआई और एमपीसी अगर हम बोले तो ज़्यादा राइट होगा, आने वाले टाइम में भी रेपो रेट हाइक या पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगी। एंड दिस इज़ द बिग पिक्चर। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 7.79 पर थी अप्रैल 30, हालांकि जब थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए 7.01 पर पहुंची। हालांकि ये जो 7.01 का मार्क है ये भी आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टॉलरेंस लिमिट? 2 to 6. 2 is the lower and 6 is the higher. So 4 plus minus 2 and this is the repo rate. Finally repo rate 5.40 पर पहुंच गया है। तो आरबीआई अब अकोमोडेटिव स्टांस को अडॉप्ट करे। इट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल बी हायर ऑन द डिफरेंट लोन्स। तो लोन अवेलेबिलिटी जो है वो, या लोन जो होगा वो इकोनॉमी में कॉस्टली होगा। लोन कॉस्टली होगा तो दैट विल इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इम्पैक्ट करेगी तो डिमांड इम्पैक्ट करेगी, और डिमांड अगर इम्पैक्ट करे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी नीचे होगी, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली डिमांड भी नहीं होगी, और अगर डिमांड नहीं हो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को टैकल करने में थोड़ा सा ईज आउट रहेगा आरबीआई को। ऑन दिस इज़ द रुपी स्पॉट आफ्टर द आरबीआई डिसीजन। एंड दिस इज इंडियाज 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड यील्ड जो कि 7.30 पर रिकवर होकर के पहुंच गई आफ्टर आरबीआई डिसीजन। तो ग्रोथ फोरकास्ट कितना टारगेट किया है? 6.7 to 7.2%। जो कोविड के ड्यूरेशन में जो भी स्टिमुलस थे, नाउ फाइनली द टाइम टू कट दो स्टिमुलस। होम लोन्स रेट विल एक्सीड 8% आफ्टर दिस रिवीजन। और आरबीआई के डेफिनेटली आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से जो लोन है हमने अभी डिस्कस किया, कॉस्टली हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया था बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी, और ऐसी कंपनी जो कि अब पैंडेमिक के बाद ये कोशिश कर रही थी उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है उसे एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी। However, many firms have already accelerated their capital expenditure plans, so definitely they are going to have the more cost of funds with their capital expenditure plans. ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देख लेते हैं एक और शॉर्ट क्लिप जो कि आरबीआई के ही डिसीजन से रिलेटेड है और पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है। इकोनॉमिस्ट सी रेट हिटिंग 6%। तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अभी आरबीआई और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है पॉलिसी रेपो रेट में, अप्रॉक्सीमेटली 60 बेसिस पॉइंट का और इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट अगर आरबीआई इसी तरीके से पॉलिसी रेट हाइक पर जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 6% का रेपो रेट इंडियन इकोनॉमी में प्रिवलेंट होगा एज पर द इकोनॉमिस्ट।
और अगर डिफरेंट सर्वे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय 10 इंस्टीट्यूशंस, जो कि बीएस ने पोल किया था, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.98% तक तो रेपो रेट जाएगा ही जाएगा आगे आने वाले पॉलिसी रिव्यू में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 50 बेसिस पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट इंक्रीज़ ना करे। अभी फ़िलहाल के लिए जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी आगे और भी रेपो रेट में हाइक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड पर हमने भी डिस्कस किया कि इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। ये भी 6 अगस्त की ही न्यूज़ है। बॉन्ड यील्ड सर्च ऑन फियर ऑफ फर्दर हाइक्स। तो जो सोवरेन इंडियन बॉन्ड मार्केट है उसमें सेल ऑफ देखने को मिला, शार्प सेल ऑफ देखने को मिला फ्राइडे को। क्यों? आरबीआई के डिसीजन के बाद से, और आरबीआई का जो अनइक्विवोकल कमिटमेंट है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने का और आगे भी रेपो रेट को इंक्रीज करने का, दैट एक्चुअली कम एज अ सरप्राइज टू द मार्केट, जो कि पहले मार्केट ही एंटिसिपेट कर रहा था। कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐसा भी कह रहे थे कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं उसको देखते हुए शायद आरबीआई जो है वो सॉफ्टर पॉलिसी रेट हाइक पर जाए 30 से 50%, तो 30% 20% का रेट एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और इमीडिएटली 50% का 50 बेसिस पॉइंट, नॉट परसेंट, 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज अनाउंस करने के बाद जो बॉन्ड मार्केट रही उसमें एक सरप्राइज़ की तरह इस इवेंट ने काम किया, जिसकी वजह से शार्प सेल ऑफ देखने को मिला बॉन्ड मार्केट में फ्राइडे को। और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट के 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड पर देखने को मिला। द यील्ड ऑन 10 years बेंचमार्क 6.54%, 2032 पेपर जम्प्स 14 बेसिस पॉइंट, अभी हमने डिस्कस भी किया, एंड दैट हैज़ क्लोज्ड एट 7.30% बिकॉज ऑफ दिस सरप्राइज्ड मूव, और वी में से द डिग्री और द हार्डर अप्रोच अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक, तो जिसकी वजह से यील्ड जो है वो 14 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुई। आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड मूव इनवर्सली। So a rise of 1 basis point in 10 years bond yield basically correspond to fall of roughly 7 paise in price. So 1 BPS increase in yield rate means 7 paise decrease in bond price. हालांकि इन्फ्लेशन का फोरकास्ट आरबीआई ने कहीं से भी रिवाइज नहीं किया। इन्फ्लेशन को भी 7.6 अज्यूम कर रही है एमपीसी, और अगर ये इन्फ्लेशन अज्यूम कर रही है एमपीसी और आरबीआई तो डेफिनेटली इसकी बात भी श्योरिटी है कि आगे आने वाले टाइम में रेपो रेट हाइक और देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आरबीआई किसी भी तरीके से 6 के नीचे इन्फ्लेशन, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को लाना चाहेगी। और इसी वजह से जो बॉन्ड मार्केट है वो भी एंटिसिपेट कर रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए आगे आने वाले टाइम में आरबीआई का यही अप्रोच रहने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। पीएम पुशेस स्टेट्स टू बूस्ट जीएसटी कलेक्शन। तो ये न्यूज़ आज के पेज नंबर 1 पर दी हुई है, फ्रंट पेज पर पहली न्यूज़ दी हुई है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को स्टेट्स को एड्रेस किया। किस इशू पर? जीएसटी और टैक्स कलेक्शन और रिवेन्यू के इशू पर। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इन सब पर भी नेगोशिएशन हुआ, इन सब पर भी डिस्कशन हुआ, इन सब पर भी स्टेट्स को एड्रेस किया गया। जहाँ पर जीएसटी टैक्स कलेक्शन को लेकर के स्टेट्स को बोला गया है कि स्टेट शुड ट्राई टू take the collective action, unanimous action in order to improve the GST collection। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी की वजह से स्टेट्स को लॉस हो रहा है, और जो 5 साल का कॉम्पनसेशन का क्लॉज था जो कि इस ईयर में ओवर हो चुका है, उसके बाद से जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि इसको 5 ईयर और एक्सटेंड किया जाए। उसी वजह से सेंटर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को एड्रेस करते हुए, या बोल सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने स्टेट्स को एड्रेस करते हुए ये बोला है कि रादर देन आस्किंग फॉर मोर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट शुड ट्राई टू पुश द जीएसटी टैक्स कलेक्शन। तो बेसिकली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को डिफरेंट इश्यूज़ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इन सब पर एड्रेस किया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए स्टेट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो टाइम बाउंड बैनर में इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार करें। और जीएसटी पर बोला है कि स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्टेट गवर्नमेंट शुड यूज़ देयर पोटेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द इंडिया एंड ट्राई टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एज सून एज पॉसिबल। सो लेट अस सी how these states will take these directions by
our prime minister. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. स्टेट सीक्स अ रेज इन सेंट्रल टैक्सेस जीएसटी सेस एक्सटेंशन. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बोल रही है कि आप अपने जो टैक्स कलेक्शन है, स्पेशली जीएसटी टैक्स कलेक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स डालिए. वहीं दूसरी साइड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको लेकर के सेंटर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर शुड इंक्रीज देयर शेयर इन सेंट्रल टैक्स एंड एक्सटेंडेड जीएसटी कॉम्पनसेशन. तो जीएसटी कॉम्पनसेशन का जो 5 ईयर का टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये भी कह रहे हैं कि उनका जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और उसको जिसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स के बीच में, उसमें स्टेट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं पैंडेमिक की वजह से उनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है. तो स्टेट्स आर डिमांडिंग मोर शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस. दे आर डिमांडिंग सेस एक्सटेंशन ऑफ अनदर 5 ईयर. ऑन द अदर हैंड, center government is saying that you should increase your collection by yourself. So let us see future में इस negotiation का क्या actual outcome हमें देखने को मिलता है. अब देख लेते हैं next step. To manage cost, SBI set to launch HR subsidiary. सो कॉस्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए या हम बोलें कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो कंट्री का सबसे बड़ा लेंडर है दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक डिफरेंट सब्सिडरी सेट करने का या लॉन्च करने का डिसीजन लिया है. तो HR की सब्सिडी, HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स सब्सिडी, उसका क्या काम होगा, वो यूनिट केवल और केवल HR रिलेटेड इश्यूज़ को ही टैकल करेगी. क्यों? रैशनल क्या है इसके पीछे? बेसिकली ये रैशनल होता है कि जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली अगर हम इस इशू की बात करें तो जो बैंक है, बैंक का प्रॉपर जो मेन कोर फंक्शन है दैट इज़ टू डू बैंकिंग, नॉट टू मैनेज द HR, नॉट टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स. उनका कोर फंक्शन है बैंकिंग करने का. और इसी वजह से होता क्या है कि HR रिलेटेड या अदर जो फंक्शंस हैं, एंसीलरी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने में उन पर एक्सपर्टाइज नहीं होता तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है अदर एंसिलरी फंक्शंस को मैनेज करने के लिए. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज़ होती हैं वो आउटसोर्स कर देती हैं अपने HR फंक्शन को या ऐसे फंक्शन को जिस पे वो एक्सपर्टाइज नहीं होते. तो इसीलिए उनकी कॉस्ट रिड्यूस होती है. SBI ने क्या किया, SBI ने एक सेपरेट सब्सिडरी ही बना दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ HR पर ही फोकस करेगी, और जो मेन बैंक होगा उसका फोकस सिर्फ फाइनेंस और बैंकिंग फंक्शन पर ही होगा. तो उसमें अभी एज ऑफ नाउ संजीव नारायणी विल हेड दिस HR सब्सिडरी ऑफ SBI बैंक. और अभी तक की बैंक की हिस्ट्री में, अगर बैंकिंग इंडिया की हिस्ट्री में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसी बैंक को, किसी स्टेट ओन्ड बैंक को एक सेपरेट HR सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी है. Initially, this particular subsidiary will focus on managing branches in rural and semi-urban area. Later on, they may extend their domain or the scope of function. और हो सकता है RBI के सक्सेसफुल मॉडल के बाद ये जो HR सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने का मॉडल है ये हमें अदर बैंक्स में देखने को भी मिले. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सैटेलाइट ऑन रॉन्ग ऑर्बिट, फर्स्ट मिशन ऑन SSLV फेल. सो इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने संडे को अनाउंस किया, संडे को इन्फॉर्म किया कि जो सैटेलाइट, जो इसरो का फर्स्ट मेडन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था दैट इज़ नो लॉन्गर यूजेबल. क्यों? क्योंकि SSLV D1 ने उसको रॉन्ग ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है. तो जो SSLV D1 जो प्लान था फिलहाल वो इसरो का फेल हो गया है और बहुत जल्दी इस पर कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी और जो इसरो है वो SSLV D2 प्लान के साथ दोबारा आएगी जहां पर उस सैटेलाइट को राइट ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा. What is SSLV? That is the small satellite launch vehicle. और इसका एक मेडन पहला जो लॉन्च था वो गलत हो गया है या रॉन्ग ऑर्बिट में वो सैटेलाइट प्लेस हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑपरेशन था SSLV का वो फिलहाल के लिए फेल हो गया है, बट इसरो इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर लॉन्च वेरी सून. तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो यू मे गो विद दिस इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज़ SSLV, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या गोल था उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का और क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुई जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया है.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइना ट्रेड सरप्लस सेट्स रिकॉर्ड इन जुलाई एट $101 बिलियन। चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो एंटिसिपेशन फोरकास्टिंग से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है, मतलब जो एंटिसिपेट किया गया था, जो फोरकास्ट किया गया था, उससे भी ज़्यादा जुलाई के मंथ में चाइना की इकोनॉमी ने ट्रेड सरप्लस रजिस्टर्ड किया है। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी सपोर्ट से रिलेटेड डिसीजन लिए थे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के, इकोनॉमी को ग्रो करने के, इसकी वजह से, और जो ग्लोबल डिमांड में थोड़ी सा ईज आउट देखने को मिला है, इन सब की वजह से जुलाई के मंथ में चाइना का जो एक्सपोर्ट रहा वो ह्यूज ग्रो किया है, जिसकी वजह से जुलाई के मंथ में चाइनीज़ इकोनॉमी ने अप्रॉक्सीमेटली $101 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया है। जून के महीने में इस बार लास्ट जून के रिकॉर्ड को भी ओवरकम किया, क्योंकि जून में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सरप्लस रजिस्टर किया था चाइनीज़ इकोनॉमी ने, उसको भी ब्रेक कर दिया है जुलाई के ट्रेड फिगर ने। एंड एज पर द कंपाइल्ड डेटा दिस इज़ हाईएस्ट सिंस 1987। तो अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो जुलाई के मंथ में चाइनीज़ इकोनॉमी ने 18% एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर किया है। एंटिसिपेटेड कितना था? 14%, 14% का आंसर, 4% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है चाइनीज़ इकोनॉमी ने, जिसकी वजह से ये सरप्लस देखने को मिल रहा है, जो कि 1987 के बाद से सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस चाइनीज़ इकोनॉमी ने रजिस्टर किया है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.